तो आज की वीडियो में बिकॉज 184 इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने वाले हैं विद नोट्स के साथ। तो सारे बातों को सारे नोट्स रखते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरप्रेन्योर क्या होता है। इंटरप्रेन्योर होता है जो क्रिएट समथिंग न्यू, जो कुछ नया बना रहा होता है, रिस्क जिसके अंदर रिस्क होता है और हैंडल्स कर सकता है अनसर्टेनिटी को। मतलब कुछ भी बदलाव हो रहा है, कुछ भी चेंजेस हो रहा है इन्वायरमेंट में, वो उसको रिस्क को हैंडल करता है और साथ कुछ नया बना के उसको अपना बिजनेस चलाता है। तो उसको हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। ओके, इंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर रिस्क टेकर होता है। वो समझ लेता है कि क्या क्या रिस्क आएंगे आगे और क्या क्या उसे टेकिंग करने होंगे, इसको मतलब हैंडल करने होंगे। ओके, एंड इनोवेटर मतलब हर चीज़ में कुछ नया करने की सोचता है कि ये हम कुछ नए तरीके से कर सकते हैं जिससे हमारी को मदद हो सकती है। तीसरा ऑर्गेनाइज़र होता है, मतलब ऑर्गेनाइज कर पाता है सारी चीज़ें। ओके, और क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव मतलब कुछ क्रिएट करने का इसमें हमेशा जज्बा रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। आपको रिस्क, आपको नए नए लोगों से मिलना होता है, उसमें नए नए बिजनेस के आइडिया शेयर करने होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी होता है। एक्शन ओरिएंटेड होता है, सडनली कुछ भी चेंजेस आते हैं आपको एक्शन लेना होता है। ठीक है। बिजनेस प्लानर होता है, बिजनेस को सोचते हुए प्लान करता है सारी। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मान लो कंपनी आपको बढ़ानी है, आपको एम्प्लॉय चाहिए, उसको आपको लीडिंग भी करना आना चाहिए, आपको लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। डिसीजन मेकर होना चाहिए, ये हर समय डिसीजन लेना होता है, बड़े बड़े मीटिंग होती है बड़ी बड़ी, तो डिसीजन लेने होते हैं। अब वेंचर कैपिटलाइज्ड, एक अच्छा कैपिटल उसके पास होना चाहिए। ओके, डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब इफेक्ट क्या क्या चीज़ें उसको कर सकती है। ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों पढ़ेंगे। इंडिविजुअल में एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज। देखो, अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो ये बहुत बार होता है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास इतना कैपिटल नहीं होता है, तो उस पर उसको रिसोर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। प्रिजर्व प्रिजर्वेरेंस प्रेजर में मतलब कोई पैशन होना होना ज़रूरी है उसके अंदर। मतलब कोई पैशन से रिलेटेड भी वो चीज़ें कर सकता है, तो उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए उसको चीज़ करने के लिए, नहीं तो वो ज़्यादा अच्छा वो नहीं कर पाएगा। क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहिए, हर समय उसे क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होना चाहिए उसका। रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, तुम्हें पता ही है, दोनों चीज़ बता चुका हूँ। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हो सकता है। कंडक्टिव एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर कल्चर हो, एंटरप्रेन्योर कल्चर होने के कारण नई नई चीज़ें, नए नए लोग इसमें घुसते रहते हैं, तो आपके लिए ये अफेक्ट कर सकता है इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल में इतनी चेंजेस आते हैं, पॉलिटिक्स इतनी सारी चेंजेस करते हैं, तो उसको लीगल भी बहुत सारी चीज़ झेलनी पड़ती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी आपके अफेक्ट कर सकता है आपके बिजनेस में ये। और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सोशल में जो जो चेंजेस आते हैं लोगों के अंदर, उससे भी आपके इसमें चेंजेस हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस को। डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डायमेंशन पड़ता है अलग तरह की एंटरप्रेन्योरशिप। पहले होता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता होगा कि जो रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर बनता है उसको रूरल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जिसमें 51% वुमेन का क्या बोलते हैं उसे हाथ होता है। मतलब एक बिजनेस को चलाने में एक वुमेंस का 51% से ज़्यादा वुमेन से होती है, उसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर समझ गया कि सोशली लोग आ रहे हैं और फिर चला रहे हैं उसे, सोशल एंटरप्रेन्योर। कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, मतलब एक कल्चर से रिलेटेड आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसे कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, मतलब नए नए मॉडलों में तुम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कुछ नया लेके आ रहे हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको हम टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं बिजनेस आइडिया के, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब समझ आ रहा होगा तुम्हें, आंतरिक से लेना। ठीक है। एक कोई हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज और इंटरेस्ट के चलते कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है। एक होता है इंट्राप्रेन्योरशिप, मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं कंपनी के, वो आइडिया देते हैं और फिर वो कुछ नया स्टार्ट करते हैं, उसे इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कुछ रिसर्च करके कुछ डेवलपमेंट करके जो एंटरप्रेन्योर बनता है उसको रिसर्च डेवलपमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल क्या क्या होगा, नीड रिकॉग्निशन कस्टमर, मतलब देखो तुम नए नए कस्टमर बनाओगे, तुम्हारे कस्टमर की नीडें भी अलग अलग तरह की तुम्हें पता चलेगी, तुम फिर उससे नए आइडिया तुम्हारे दिमाग में आएगा। एक्सेसिटिव प्रोवाइड सर्विस, जो पुराने प्रोडक्ट है उसको देखते हुए तुम कहें नया बना दो, उसको हम एक्सटर्नल आइट सोर्स कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब अलग अलग तरीके, हर किसी के पास हम बिजनेस करते हैं तो हमें नए नए नेटवर्क के थ्रू ये भी पता चल सकती है। ट्रेड फेयर एंड एक्सीबिशन, मतलब कुछ ट्रेड कर रहे हो तुम किसी तरह की, फिर तुम्हें वहाँ से एग्जीबिशन होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे तुम लोगों से मिलते हो, तो वहाँ पे भी पता चलता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो तुम। ट्रेड जर्नल, मैगजीन पढ़ के भी तुम कुछ नया बना सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती है, उसके हिसाब से तुम बना सकते हो कुछ नया।
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, न्यू प्रोडक्ट बनाने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आइडिया जनरेशन होता है, आइडिया जनरेट किया जाता है, फिर आइडिया को स्क्रीनिंग किया जाता है, आइडिया स्क्रीन मतलब फिर उसको रियल लाइफ में लाया जाता है, कैसे कैसे करना है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, डेवलपमेंट की जाती है चीज़ों को, फिर से टेस्टिंग की जाती है सही है नहीं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझा जाता है कि मार्केटिंग कैसे कैसे उसकी प्रोडक्ट करनी है, सबसे ज़रूरी होता है। टेक्निकल मार्केटिंग डेवलपमेंट, मार्केटिंग की डेवलपमेंट मार्केटिंग की जाती है और टेक्निकली उसको यूज़ किया जाता है। टेक्निकल मतलब आजकल वेबसाइट बन रही है मार्केटिंग के लिए। टेस्ट मार्केटिंग एंड वैलिडेशन, मार्केटिंग करने वाले देखा जाता है किस किस से चीज़ें आ रही है, क्या क्या मतलब चीज़ें आ भी रही है, लोग मंगा रहे हैं सामान या नहीं मंगा रहे। फिर कमर्शलाइजेशन किया जाता है, अगर जिसने मंगाया उसको बेचा जाता है और फिर इसको कंटिन्यू पूरा वापस ये चला जाता है। तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है कि कैसे चीज़ों को बना के आगे बेचना है। अगला आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट तो तुम्हें पता है कि मार्केट में जा जाके एनालाइज करना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है अर्बन एंड रूरल मार्केट रिसर्च, ये पेपर में आने के चांस ज़्यादा होता है। इसको अर्बन और रूरल एरिया में मार्केट रिसर्च क्या क्या होते हैं। अब देखो अर्बन में क्या हो गया, अर्बन में जो होता है रिस्पॉन्डेंट लिटरेट होता है, ब्रांड अवेयर होता है। मतलब जैसे बड़ी बड़ी जगह जाओगे तुम अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे अगर तुम रिसर्च के लिए जाओगे और लोगों से बात करोगे तो वो लिटरेट होते हैं और ब्रांड को उन्हें बहुत सारे ब्रांडों के बारे में पता होता है। रूरल में इसका थोड़ा अलग होता है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उन्हें इतने ब्रांड की नॉलेज नहीं होती, कम होती है। टाइम जो होता है इनके पास बहुत कम होता है, क्योंकि समय वो जॉब जाना होता है, किसी को अपना बिजनेस कर रहे होता है, तो इनके पास टाइम का बहुत कम होता है। लेकिन रूरल में थोड़ा हेजिटेट करेंगे, लेकिन जब तुम उसके बाद बोलने लगे तो वो खुल जाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम भी होता है। एक्सेसिबिलिटी, ईजी टू एक्सेस होता है कि आसानी से तुम प्राप्त चल जाता है। यहाँ थोड़ा कठिन होता है पता करना, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं होता, उन्हें पूरा समझाना पड़ता है तुम्हें। प्राइमरी डाटा होता है क्योंकि लेस नंबर ऑफ मिडल मैन को कम नहीं पता होता है और एक्सपर्ट्स से पता चलता है हमें ये। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज, लोग यहाँ पे पहली बातचीत करके एक दूसरे को बता चुके थे। सेकेंडरी क्या होता है, मैनी सर्वर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत कम सोर्सेस होते हैं। डाटा कलेक्शन कंफर्टेबल रेटिंग के साथ ही बता सकते हैं, और ये कंफर्टेबल विद कलर के साथ, रेटिंग के साथ ना बता नहीं पाते। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान होता है कि रोड मैप, फ्यूचर प्लान होता है जिसमें बिजनेस को अर्न करने के लिए प्रॉफिट को, हर तरह के प्रॉफिट आगे हमारा कैसे बढ़ेगा, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, ये उसका रोड मैप होता है फ्यूचर के लिए, कि कैसे कैसे हमें बिजनेस करना है, उसको हम बिजनेस प्लान कहते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? इसको बोला थिंक, प्रोबेबिलिटी के साथ में थिंक करना होता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा लॉस होगा। सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है? मतलब टेक्निकली तुम पता करते हो कि हमारे जो टेक्निक्स हैं वो हमें प्रॉफिट करके देंगे या लॉस करके देंगे। मार्केट फिजिबिलिटी, मार्केट को देखते हुए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इसका प्रोबेबिलिटी करते हैं। फाइनेंस पॉसिबिलिटी, फाइनेंस मतलब अब तुम्हें पता होगा भाई शुरू में तुम कितना पैसा लगा और तुम्हारा कितना पैसा बचेगा आगे जाके, उस हिसाब से तुम प्रोबेबिलिटी करते हो तुम्हारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। और एक और होता है इन्वायरमेंटल एनालाइज, एनवायरनमेंट को देखते हुए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या लोगों की डिमांड हो रही है, उसको देखते हुए तुम पता लगा तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप मतलब कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट का डेवलप करना, कुछ भी न्यू मार्केट में निकालना, कुछ भी क्रिएट करना, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। आजकल तुम देखोगे बहुत सारा स्टार्टअप होता है, शार्क टैंक में आते हैं बहुत सारे स्टार्टअप, उसे वही स्टार्टअप कहते हैं। इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर मतलब तो स्टार्टअप को हेल्प करते हैं चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। कैसे? उनको एडवाइस देके, फैसिलिटी देके, सपोर्ट देके, एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, तो उनको हम इनक्यूबेटर्स कहते हैं। नाम बहुत अलग है पर डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, तुम आराम से इसको बना के लिख सकते हो अच्छा सा। चैलेंज फेस्ड बाय स्टार्टअप, चैलेंज क्या होता है? स्टार्टअप जब कुछ तुम स्टार्ट करते हो तो उसको क्या क्या चैलेंज आपको फेस करने होते हैं? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये तो सबसे टॉप में होता है कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होती क्योंकि आप स्टार्टअप कर रहे होते हैं। पुअर रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू भी इतना जनरेट नहीं हो पाता है। लैक ऑफ स्किल पर्सनल, और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है इस चीज़ों का, तो आपको स्किल आपके अंदर इतनी नहीं होती। इनएफेक्टिव मार्केटिंग प्लान, आपके मार्केटिंग प्लान करने के लिए नहीं, इतना इफेक्टिव आप नहीं हो पाते हो। लैक ऑफ मेंटरशिप, मेंटरशिप में भी आप लैक खा जाते हो किसी तरह से। ओके, मीजर्स टू सपोर्ट स्टार्टअप, जो हमारे इनक्यूबेटर्स है वो किस तरह का सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप को। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको फाइनेंशियली आपकी हेल्प करते हैं। मेंटरिंग सपोर्ट करते हैं आपको, एक तरह के ऊपर से आपको पैसे का सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ का सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि आप आगे बढ़ें और आगे जाके बस उनको ही फ़ायदा होता है, क्योंकि शायद तो इंटरेस्ट के साथ ही आपको देंगे।
रेगुलेटरी सपोर्ट होता है उनके ऊपर, आपको आपके ऊपर उनका प्रोवाइडिंग बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, आपको सर्विसेज देते हैं जिस तरह के बिजनेस को ज़रूरत होती है, ठीक है। अब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में अंतर क्या होता है, ये भी पेपर में आता है ज़्यादातर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के पहले फाइनेंशियल में फाइनेंस के क्या क्या सोर्स होते हैं, ड्यूरेशन, ओनरशिप, सोर्स ऑफ जनरेशन, अदर सोर्सेज। ड्यूरेशन मतलब आपको किस तरह के आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको हेल्प मिल जाती है, जैसे शॉर्ट टर्म बैंक्स हो गए, इसमें मीडियम पब्लिक कोई पब्लिक आपको पैसे देती है, इसमें लॉन्ग शेयर्स हो गए, आप कोई बड़े शेयर्स खरीद सकते हो उसके लिए। ऑनरशिप तो आपको पता है कि ऑनर के रूप में जब कुछ चलते हो तो आपको फाइनेंस मिलता है। सोर्स ऑफ जनरेशनली आप कोई बिजनेस चलाते हो तो उसको फाइनेंस सोर्स जनरेशन कहते हैं, ठीक है। और अदर सोर्सेज में आ गए आपको गवर्नमेंट जो आपको हेल्प कर देती है, या फिर ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। इसमें ऑन में भी दो होता है, ऑनर्स फंड, ब्रॉड फंड। ऑनर्स मतलब इक्विटी शेयर्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे डिबेंचर ले सकते हैं। सोर्स ऑफ जनरेशन में आपको इंटरवल, इंटरवल में रिटेन अर्निंग्स हो गया, एक्सटर्नल में लोन ले लिया तरह का। अदर सोर्स में वेंचर कैपिटलाइजेशन हो गया, ठीक है। और क्राउड फंडिंग हो गई, क्राउड से फंडिंग करवा दिया आपने अपने उसके लिए। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज, जब इंसान जो होते हैं वो पैसा तो ही ना होता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मेंटरिंग रिसोर्सेज एक तरह का लीडर, नॉलेज होती है इसके अंदर। अदर सोर्सेज में आपकी इंडस्ट्री आ गई जो आपको एक्सेस देता है बिजनेस करने के लिए। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब एक्सप्लोर करना रिसोर्सेज को, बाय करना, अफोर्डेबल प्राइस में प्रॉपर यूटिलाइज करना, इसको हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। एक तरह का आपने कोई मशीन खरीदी तो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना, उसको इस्तेमाल करना, यूज़ करना, अफोर्डेबल प्राइस में उसको बाय करना, उसको हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फैमिली बिजनेस क्या होता है, फैमिली बिजनेस दो और मोर फैमिली ऑपरेट करते हैं बिजनेस, मतलब मान लो आप भी की फैमिली में 2 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर ऑपरेट करते हैं बिजनेस को फैमिली बिजनेस कहते हैं। तो ज़्यादा फैमिली ऑन बिजनेस, फैमिली ऑन बिजनेस में सारे मिलके फैमिली वाले बिजनेस चला रहे होते हैं, उसे फैमिली ऑन बिजनेस कहते हैं। दूसरा होता है फैमिली ऑन बट मैनेज बिजनेस रनिंग बाय वन, उसकी ऑनरशिप पूरी फैमिली के पास होती है, लेकिन उसमें जो एक नॉलेजेबल बंदा होता है जिसके पास टाइम भी होता है वो ही बिजनेस को रनिंग कर रहा होता है, तो हम उसे फैमिली ऑन एंड बिजनेस मैनेज बिजनेस कहते हैं। फैमिली ऑन एंड लैंड बिजनेस क्या होता है, इसमें सिर्फ चला रहे सारी फैमिली वाले होते हैं लेकिन ऑनर सिर्फ एक होता है, तो ये इसके एकदम मिलते जुलते हैं। इसमें एक चला रहा है लेकिन पूरे फैमिली वाले के पास ऑनरशिप है, इसमें किसी भी एक के पास ऑनरशिप है लेकिन चला सब रहे हैं। चैलेंज फेस बाय फैमिली बिजनेस, चैलेंज क्या होता है फैमिली बिजनेस में, लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, रिसोर्सेज इतनी नहीं होती है। सक्सेशन प्लान, अगर एक पर्सन डाई हो जाता है, मान लो मैंने बताया था ना जिसमें एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा था, मान लो वही पर्सन डाई, उसकी डेथ हो जाती है, तो सक्सेशन प्लानिंग होती है, तो तुम इतना आगे बिजनेस नहीं चला पाते। प्रोफेशनलिज्म नहीं होता क्योंकि तुम फैमिली के बंदे सारे आगे भी उसी को बना रहे होते हैं ओनर, तो किसी के पास इतना पढ़ाई लिखाई नॉलेज नहीं होती, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता उसमें। लिमिटेड टैलेंट की भी कमी हो सकती है किसी में। लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी की कमी होती है कि हर बार ये तो है ना तुम्हारा फैमिली के पास पैसा ही होगा बहुत। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। सक्सेशन डिस्प्यूट हो जाता है कि कौन लीडर बनेगा, इसमें कौन पारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जनरेशन के बाद जनरेशन आ रही होती है तो तुम्हारी भाई देखो बच्चे आते हैं, किसके ज़्यादा बहुत बच्चे आ जाते हैं, तो आई मीन लाइक उस हिसाब से नहीं, मतलब किसी कोई के घर में 5 बच्चे होते 3 बच्चे, तो बहुत सारे जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मैं बनूंगा ऑनर ये सब लेके। सिबलिंग लाइबिलिटी, सिबलिंग में भी लाइबिलिटी होती है कि तू ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो इतनी मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। डिसीजन मेकिंग में भी कमी आती है, हर किसी को अपना आप डिसीजन ले रहा होता है। कंपनसेशन इशू आता है, किसी को मान लो ज़्यादा पैसे देते हैं, किसी को कम पैसे देते हैं, तो उसमें भी इशू आ जाता है। एमएसएमई क्या होता है ये भी आता है पेपर में। सबसे पहले था माइक्रो मतलब जहाँ पे इक्विपमेंट एसिड लो होते हैं, कोई बिजनेस है कोई बिजनेस चल रहा है, वो माइक्रो जब कराएगा जब उसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होगा, उसके बाद इक्विपमेंट एसिड भी लो होंगे, उसको माइक्रो बिजनेस माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसकी 50 करोड़ से नीचे टर्नओवर होता है और 10 करोड़ से नीचे उसका इक्विपमेंट और एसिड होता है। मीडियम ये होता है जिसमें इक्विपमेंट एसिड 50 करोड़ से नीचे होते हैं और उसका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे होता है, तो हम मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। रोल क्या होता है एमएसएमई की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को ये। प्रोडक्शन, नई नई चीज़ें प्रोडक्ट करता है, इंक्रीज़ करता है जीडीपी की, हेल्प करता है इंक्रीज़ होने में। और यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है। इनोवेशन और डेवलपमेंट,
इनोवेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके दोस्तों, तो यही था चैप्टर। मात्र 15-16 मिनट की वीडियो है और नोट्स इसके बना लेना अगर आपके पास टाइम है, वरना यही पढ़ के चले जाना, दोबारा देख लेना वीडियो। आप इसमें आराम से मतलब अच्छे खासे नंबर ले आओगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।